नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। हमारे इस खास शो में यानी स्पॉटलाइट मिशन 2047 में हम बात करते हैं यूपी के विकास यात्रा की, क्योंकि यूपी पूरे भारत का एक बहुत अहम राज्य है। देश के सबसे बड़े राज्य का विकास ही पीएम मोदी का विकसित भारत का सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत एक लक्ष्य है, एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे, लेकिन आपके सहयोग के बिना नहीं। इसी संकल्प के साथ शुरुआत करते हैं चंदौली जिले के एकौनी गांव की, जहां एक युवा उद्यमी ने अपनी आविष्कारी सोच से बायोगैस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसने चुनौतियों के समय न सिर्फ गांव को गैस के संकट से बचाया, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा का एक बेहतरीन उदाहरण भी गढ़ा। यह कैसे संभव हुआ, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में जारी संकट की वजह से जहां भारत समेत दुनिया के कई देशों में एलपीजी गैस की किल्लत देखने को मिली है, तो वहीं यूपी के एक गांव ने न सिर्फ इस संकट को दूर किया है, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा मॉडल पेश किया है जो समाधान बनकर सामने आया है। ये तस्वीरें चंदौली जिले के एकौनी गांव की हैं, जहां के एक युवा उद्यमी ने अपनी आविष्कारी सोच से बायोगैस का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जिसने चुनौतियों के समय न सिर्फ गांव को गैस संकट से बचाया है, बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा का एक बेहतरीन उदाहरण भी गढ़ा है, जिसकी बदौलत एकौनी गांव के लोगों ने गैस संकट के समय भी बेफिक्र होकर खाना पकाया है। इस बदलाव के पीछे एकौनी गांव के युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह हैं, जिनकी सोच ने गांव की तस्वीर बदल दी है। दरअसल एकौनी गांव के रहने वाले युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव लौटे, तो उन्होंने अपने दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए अपने गांव में गोबर गैस प्लांट लगाया। 4 साल पहले चंद्र प्रकाश सिंह ने अपने गांव में गोबर गैस प्लांट लगाया था, जो नंद गौशाला साफ एनर्जी और टाटा के संयुक्त प्रयास से स्थापित हुआ था। इस प्लांट से गांव के 125 परिवार के घरों में पाइपलाइन से आपूर्ति शुरू की गई। इसके बाद गांव के लोगों ने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर कर दिया। इसके बाद से आज तक इस गांव के सभी घरों में नियमित गैस की आपूर्ति हो रही है। मिडिल ईस्ट जंग के समय जहां दुनिया भर में रसोई गैस की किल्लत थी, तो वहीं एकौनी गांव के लोग बायोगैस से खाना पका रहे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे जो बायोगैस लगा हुआ है, इस बायोगैस से जो गैस उत्पन्न होता है वो गांव में 125 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई हो रहा है। और इस बायोगैस लगाने के पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो गोबर है वो अभी तक लोग एक वेस्ट की तरह समझते थे और उसका जो सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो और उस जो बायोगैस है उसमें मीथेन गैस निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल गैस है। तो उसको भी हम लोग एक कह सकते हैं कि एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जिससे मतलब पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। दरअसल जब देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की किल्लतों की अफवाहों के बीच लोगों में गैस सिलेंडर पाने की होड़ सी मच गई थी, लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान थे। लोग लंबी लंबी कतारों में घंटों तक सिर्फ इसलिए लगे रहते थे कि उन्हें रसोई में लौ जलाने के लिए मात्र एक गैस सिलेंडर मिल जाए। तब उस समय चंदौली के एकौनी गांव के लोग बेफिक्र होकर रसोई में गैस जला रहे थे। उन्हें एलपीजी किल्लतों की अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ के लोगों ने न तो गैस के लिए कोई लाइन लगाई और न ही उन्हें महंगे गैस सिलेंडर मिलने का डर सता रहा है। वजह है गांव में ही लगा गोबर गैस प्लांट। जो आइडिया कह सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास लगभग जो गौवंश थे वो 150 हो गए थे, तो गोबर जो है वो एक चैलेंज बनता जा रहा था, क्योंकि इतना सारा गोबर निकलना प्रतिदिन 2 से 2.5 टन गोबर, उसको मैनेजमेंट उसका काफ़ी दिक्कत आ रहा था। और तो उसको देखते हुए हम लोगों ने बायोगैस के ऊपर मतलब पढ़ा और उसको कैसे अपने यहाँ लगाया जाए उसके बारे में समझा।
उसी दौरान हमारी मुलाकात साफ एनर्जी से हुई और हम लोगों ने फिर अपने यहाँ पे बायोगैस लगाया। करीब 350 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले इस बायोगैस संयंत्र से रोजाना लगभग 100 क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन होता है, जिसे पाइपलाइन के जरिए से गांव के 125 घरों तक पहुंचाया जाता है, जिससे लोगों को घरेलू गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। आपके यहाँ बायोगैस से सप्लाई मिलती है, क्या फायदा होता है, कब से इसका लाभ ले रही है? तो से जब से प्लांट बैठा है तभी से कलेक्शन है, और फायदा तो हमें है कि ये शुद्ध हमको गैस मिल रहा है और कम खर्चे में ज्यादा उपयोग कर ले रहे हैं। उस गैस के LPG के पीछा इसमें हमको ज्यादा फायदा नजर आ रहा है, खर्चा भी कम होता है और शुद्ध खाना भी मिलता है। युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह का ये मॉडल आज गांव की महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। युवा उद्यमी की इस पहल को यहाँ की महिलाओं ने न सिर्फ सराहा है, बल्कि इससे उन्हें फायदा भी खूब हो रहा है। जहां एक LPG सिलेंडर 800 से 900 रुपए तक का मिलता है, तो वहीं इस बायोगैस संयंत्र से हर घर को मात्र 500 रुपए महीने खर्च में ही गैस मिल जाती है, जो LPG की तुलना में काफी सस्ती है। सर खर्चा तो बहुत कम है, उसमें तो 1000 रुपए के आसपास आता है। यहाँ के निवासियों को प्लांट से सुबह और शाम के समय नियमित 3-3 घंटे गैस की आपूर्ति जाती है। हर दिन सुबह ठीक 6:30 बजे उनकी रसोई में पाइपलाइन के जरिए गैस आती है, जिससे महिलाएं दोपहर का खाना आसानी से बना लेती हैं। और जब शाम 6:30 बजे गैस फिर से चालू होती है, तो महिलाएं रात का भी खाना पका लेती हैं। यहाँ की महिलाओं ने बताया कि खाना बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में गैस इस प्लांट से मिल जाती है। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी व्यवस्था में किसी बाहरी सप्लाई पर निर्भरता नहीं है। गांव के पशुओं का गोबर ही यहाँ की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो इसे पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाता है। हमारे गौशाला में 200 गौवंश हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 3000 किलो के आसपास गोबर निकलता है। उसका जो उपयोग है, हम अपने ही गौशाला में निर्मित बायोगैस में गोबर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बायोगैस आप देख पा रहे हैं, ये एक साफ एनर्जी कंपनी है, उसने लगाया है और टाटा की हेल्प से वो बायोगैस लगा है। और 2022 में ये बायोगैस हमारे गौशाला में निर्मित हुआ था, और तब से ये इसका जो गैस सप्लाई है वो गांव में समय के अनुसार 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम अभी सप्लाई होती है। और फिर गर्मियों में समय गैस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उस समय हम टाइमिंग इसका बढ़ा के 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे भी कर देते हैं। यानी ये पूरी व्यवस्था कम खर्च, ज्यादा सुरक्षित और पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों पर आधारित है। यही वजह है कि जब चंदौली के एकौनी गांव के इस बायोगैस प्लांट की गूंज देश भर में गूंजी, तो सरकार ने स्वयं ही इस मॉडल का संज्ञान लिया और चंदौली के जिलाधिकारी को इस मॉडल का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया, ताकि भविष्य में इस तरह के और भी मॉडल लगाए जा सके। हमने आकर के मौके पे इसलिए विजिट किया, ये देखने के लिए कि कितनी अच्छे से इसका संचालन हो रहा है। अभी हम लोग 1-2 घरों में जाकर के भी विजिट करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो लोग किस तरह से इससे संतुष्ट हैं और किस तरह से इसको और आगे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हमारी खुद की वृहद गौशालाएँ हैं, वहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे केवल LPG के रिप्लेसमेंट में बायोगैस को ना लेकर के एंड टू एंड गौशाला में जो बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, चाहे स्प्रे बीन्स बनाने का काम हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाने का काम हो, ताकि पूरी की पूरी वैल्यू चेन बन सके। आज ये पूरा मॉडल न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भरता के तौर पर सशक्त हुआ है, बल्कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान दे रही है। इस पहल की शुरुआत साल 2022 में तब हुई थी, जब पढ़ाई पूरी कर चंद्र प्रकाश गाँव लौटे। दरअसल युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से B.Tech पास आउट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्हें मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब का ऑफर मिला, तो उन्होंने इसे ठुकराकर अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश के पिता का गौशाला का प्रबंधन का बिजनेस है। चंद्र प्रकाश के पिता लगभग 50 गायों के साथ 4 एकड़ जमीन पर इस व्यवसाय को चला रहे हैं। लेकिन जब चंद्र प्रकाश ने भी इस बिजनेस में हाथ बटाया, तो जल्द ही मवेशियों की संख्या बढ़कर लगभग 200 हो गई और 200 गायें प्रतिदिन लगभग 3000 किलोग्राम गोबर करती थीं।
चंद्रप्रकाश के सामने इतना ज्यादा गोबर प्रबंधन करना एक चुनौती थी, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 3000 किलोग्राम गोबर बर्बाद हो रहा था। ऐसे में चंद्रप्रकाश को बायोगैस प्लांट के बारे में पता चला और उन्होंने गांव में ही बायोगैस प्लांट स्थापित किया। चंद्रप्रकाश जी, जब आपने इस प्लांट को शुरू किया और लोगों को कनेक्शन देने का काम स्टार्ट हुआ, तो किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? क्या गांव के लोग विरोध किए या सपोर्ट किए? जब हमने कनेक्शन देना चालू किया तो पहले तो बायोगैस जो है किसी ने सुना नहीं था कि पाइपलाइन के माध्यम से भी गैस सप्लाई बायोगैस की हो सकती है। तो जब हम गांव वालों के पास गए तो उनको काफ़ी समझाना पड़ा कि ये आपके लाभ के लिए कार्य हो रहा है। और उस समय तो ये गैस एलपीजी का संकट नहीं था, पर फिर भी हम लोगों ने समझाया कि जो सप्लाई होगी वो एलपीजी से लगभग आधे रेट में होगी और आप पाइपलाइन के माध्यम से होगी। ये खतरा इसमें कम है, इसका जो आप आग लगने का खतरा काफ़ी कम है। तो लोग कन्विंस हुए। उसके बाद फिर जब पाइपलाइन बिछा तब उसमें से कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में जो समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को, उन्होंने पाइपलाइन को रोका। और लेकिन फिर भी जब बाकी और लोगों को, बुजुर्ग लोगों ने जब समझाया कि नहीं ये लाभ का कार्य है, तो उसमें उनकी सहमति मिली है। ठीक है, थैंक यू। इकोनी गांव के ग्रामीणों के सहयोग से स्थापित ये बायोगैस प्लांट आज देश के लिए मिसाल बना है। गांव के लोग खुद इस पहल का हिस्सा हैं। पशुओं से निकलने वाला गोबर, जिसे पहले बेकार समझा जाता था, आज वही गांव की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। इससे न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, बल्कि गांव में स्वच्छता भी बढ़ रही है। यही वजह है कि इकोनी गांव के सफलता से प्रेरित होकर आसपास के गांव में भी इसी तरह के बायोगैस संयंत्र लगाने की चर्चा शुरू हो गई है। तो देखा आपने किस तरह से उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो स्पॉटलाइट मिशन 2047 में विकसित भारत की संकल्पना को सच करने की ओर आगे से बढ़ रहा है। स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अब बात करते हैं एक ऐसी योजना से जो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं ई संजीवनी योजना की, जिसने बदलते भारत में इलाज का तरीका ही बदल डाला है। कैसे बदला है, सब कुछ संभव कैसे हुआ है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, हर परिवार को बेहतर इलाज मिले और बीमारी किसी के लिए मजबूरी न बने। ये वो सोच है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प के रूप में लिया था, जो आज सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। कल्पना कीजिए, जिस देश में जहां कभी मुफ्त इलाज हो या चाहे मरीजों की डॉक्टरों तक आसान पहुंच हो, या फिर चाहे लोगों को घर बैठे ही इलाज मिलना हो, सब कुछ एक सपने जैसा लगता हो। लेकिन आज जब वही सपना हकीकत में बदल रहा हो, तो ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। आज न सिर्फ लोगों को बेहतर इलाज मिल रहा है, बल्कि अब मरीजों की डॉक्टर्स तक पहुंच भी आसान हुई है। यानी मरीज और डॉक्टर के बीच में अब सीधा कनेक्शन हुआ है, जो पहले से कहीं ज्यादा सुगम है। अब तो मरीज घर बैठे ही बेस्ट डॉक्टरों से फ्री में परामर्श भी ले रहे हैं, जो संभव हुआ मोदी सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के चलते। इन्हीं में से एक है ई संजीवनी योजना, जिसने बदलते भारत में इलाज का तरीका भी बदल दिया है। जहां पहले कभी डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी कतारें, घंटों का इंतजार और कई बार शहर तक का सफर तय करना पड़ता था,
वहीं अब ये सब कुछ मोबाइल की एक स्क्रीन पर मौजूद है। बात हो रही है भारत सरकार की क्रांतिकारी ई संजीवनी योजना की, जिसे खासकर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चालू किया गया था। और यहाँ ये गवर्नमेंट ने ई संजीवनी ये सुविधा केंद्र जो बनाया है, इससे हम लोगों को बहुत लाभ है। अब गांव से शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, टेलीफोन से ही हमें सारा परामर्श भी मिल जाता है, दवाई भी मिल जाती है, हमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत लाभ हुआ है, समय की भी बचत हुई और इससे ज्यादा और क्या होगा। ई संजीवनी योजना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है। कोविड-19 महामारी के दौरान मरीजों और डॉक्टरों के बीच टेली परामर्श की सुविधा प्रदान करने के लिए ई संजीवनी की शुरुआत की गई थी। ई संजीवनी के जरिए मरीज डॉक्टर से ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं और मरीज बिना किसी अस्पताल में जाए स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाता है। योजना के तहत मरीजों को डॉक्टर टेली कंसल्टेशन मुफ्त में दिया जाता है, जो दो तरफा संवाद को सक्षम बनाती है। यानी डिजिटल इंडिया के दौर में अब इलाज भी डिजिटल हो चुका है। इंटरनेट, वीडियो कॉल और मोबाइल फोन के जरिए मरीज अब घर बैठे ही डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं और बीमारी का सही इलाज भी घर बैठे ही करा रहे हैं। सरकार द्वारा ये बहुत अच्छी योजना चलाई गई है, जो इसे हम टेलीमेडिसिन बोलते हैं और ई संजीवनी भी बोलते हैं। इसमें क्या है, छोटे छोटे गाँव में बहुत सारे लोग हैं, ओल्ड एज हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, आसपास नहीं, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं जा पाती, दूर तक नहीं जा पाती, घर में कोई होता नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे हमारे कीरतपुर निमाना गाँव है, जिसमें छोटा सा हेल्थ सेंटर बोल सकते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। और यहाँ पे टेलीमेडिसिन द्वारा अच्छे डॉक्टरों, बड़े डॉक्टरों से परामर्श दिला के उन्हें सुख सुविधा और दवाइयाँ प्रोवाइड करते हैं। ये तस्वीरें जनपद अलीगढ़ स्थित ई संजीवनी केंद्र की है, जिन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहते हैं। यहाँ कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ मरीज और दूसरी तरफ डॉक्टर्स बैठे हैं, जो मरीजों को ओपीडी सेवाएं ऑडियो और वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। जी, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके अलावा? शुगर वगैरह ठीक है ना? ठीक है मीनू जी, आप इनको टेलीमिसार्टन ही दे दीजिए, ओडी। यानी ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन के जरिए अब मरीजों को घर बैठे ही एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह आसानी से मिल रही है। यही वजह है कि आज देश के करोड़ों लोग इस सेवा का लाभ ले रहे हैं। इसमें डॉक्टर से सलाह के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप भी जनरेट होती है, जो मरीजों के लिए मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जैसे कामों में आती है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन में मनोचिकित्सा, स्त्री रोग, गैर संक्रामक रोग, बाल रोग और ऑन्कोलॉजी आदि जैसे कई विशिष्ट ओपीडी शामिल हैं। आज देश के प्रमुख अस्पतालों के डॉक्टर ई संजीवनी का हिस्सा बन चुके हैं। देखिए, टेलीमेडिसिन सेवा के अंतर्गत जो है इस तरह की सुविधा है कि जो दूरस्थ स्थित हमारे जो उपकेंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे हमारे जो CHO कार्यरत हैं, उनकी एक आईडी बनी हुई है। उस आईडी के माध्यम से जो हमारे हब स्थापित हैं, जो हमारे यहाँ मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में और दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में है, जहाँ हमारे 3 मेडिकल ऑफिसर दोनों जगह पे कार्यरत हैं, 3-3। तो जो भी उनकी कार्य अवधि का समय है 9 बजे से 5 बजे तक का, उसमें यदि कोई इस तरह का रोगी उनके पास परामर्श के लिए पहुंचता है जिसका कि वो डायग्नोसिस नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में वो इस ई संजीवनी या टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो है ऑनलाइन जो है हमारे इन डॉक्टर्स के साथ या हमारे जो अन्य डॉक्टर्स हैं जो CSC PSC पर नियुक्त हैं, उनके साथ मरीज के वार्तालाप के माध्यम से जो है उसकी डायग्नोसिस और उपचार कराने का कार्य करते हैं। दरअसल ई संजीवनी योजना का सबसे बड़ा फलसफा ये है कि आज ये योजना न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रही है, बल्कि इस योजना के चलते अब दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करके अस्पताल जाने की समस्या से भी निजात मिला है। खासकर बुजुर्ग और चलने फिरने में असहाय मरीजों के लिए योजना जीवनदायिनी साबित हो रही है, जिससे अब वे घर बैठे ही जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। सरकार ने एक योजना चलाई टेलीमेडिसिन वाली, उससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है।
उससे ये होता है कि मैं डायरेक्ट फ़ोन पर के किसी भी वरिष्ठ डॉक्टर से अपनी जो है समस्या बता के, सर्दी है, जुकाम है, जो भी समस्या है मैं बता देता हूँ। वहाँ से मुझे दवा का नाम मिल जाता है और उससे मुझे क्या कि हॉस्पिटल में जाना, लाइन में लगना और कभी डॉक्टर मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो उससे मैं बचता हूँ। इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे आरोग्य मंदिर खुलने से हमें बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। हमारे आने जाने के समय की बचत भी होती है और टेलीमेडिसिन के द्वारा हम डॉक्टर से परामर्श लेके मैम से दवाई ले लेते हैं और इससे हमें ई संजीवनी के द्वारा भी बहुत लाभ हुआ है। हमारे समय की बचत होती रहती है और हमें अब गाँव से शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अलीगढ़ जिले में इस योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 1 साल में करीब 4 लाख मरीजों ने टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लिया है। इनमें से 3.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के जरिए हुआ है। अलीगढ़ के 12 ब्लॉकों में 284 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तैनात हैं, जो ई संजीवनी के जरिए मरीजों तक इलाज पहुंचा रहे हैं। इसमें यदि मैं आपको पिछले वित्तीय वर्ष की बात करूं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो लगभग 4 लाख लोग इस सेवा का लाभ ले चुके हैं और जिसमें एक अच्छी बात यह है कि लगभग 3.5 लाख लोग वो हैं जिन्होंने CHO के द्वारा इस सेवा का लाभ लिया। दरअसल ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित किया जा रहा है, जो 2 बड़े स्तंभों पर काम करता है। पहला स्तंभ है ई संजीवनी ABHWC, जो चिकित्सा सहायक और स्वास्थ्य सुविधा हब में डॉक्टर व विशेषज्ञ के बीच वर्चुअल माध्यम से जुड़ाव को संभव बनाता है। ये हब डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ स्पोक में लाभार्थी को रियल टाइम वर्चुअल परामर्श की सुविधा प्रदान करता है। जबकि ई संजीवनी योजना का दूसरा बड़ा स्तंभ है ई संजीवनी OPD, जो एक रोगी और डॉक्टर के बीच टेलीमेडिसिन सेवा है। ये लोगों को अपने घरों में ही रहकर OPD सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना भी देश की स्वास्थ्य प्रणाली में बेहद कारगर साबित हो रही है, जिसके चलते आज न सिर्फ हर व्यक्ति तक सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं, बल्कि इन योजनाओं के चलते ही आज स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में गांव और शहर के बीच खाई भी पटी है। और स्पॉटलाइट मिशन 2047 में अब बात करते हैं धरती के अनमोल खजाने की, जिसकी वजह से पूरा बांदा क्षेत्र जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं सजर पत्थर की। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि प्रकृति ने इस धरती को अनगिनत अनमोल खजानों से नवाजा है, लेकिन कुछ खजाने ऐसे होते हैं जो वक्त की धूल में दब जाते हैं। तब उनके लिए सहारा बनती हैं वो सरकारी योजनाएं, जिससे न सिर्फ चमकते हैं वो खजाने, बल्कि इससे चमकती है वहां की किस्मत। 24 जनवरी 2018 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, जिसने कई जिलों की करोड़ों जिंदगियों को बहार करने के साथ साथ बांदा जिले की भी किस्मत बदली है। दरअसल कभी बांदा की केन नदी की गहराइयों में पाए जाने वाले एक अनोखे पत्थर यानी शजर पत्थर की वजह से पूरा बांदा क्षेत्र जाना जाता था। केन नदी में उतरकर जब गोताखोर इस पत्थर को खोजते थे तो इन पत्थरों पर बनी खास आकृतियां इन पत्थरों को अद्भुत बनाती थी। दुनिया के बाजार में एक टाइम में इस पत्थर की मांग खूब थी और इस बेशकीमती पत्थर का कारोबार बांदा में बढ़ चढ़ कर बोलता था। लेकिन समय के साथ शजर पत्थर का काम बांदा में बंद होता चला गया। सरकारी उदासीनता, कम मुनाफा और मार्केटिंग की कमी ने इस उद्योग को तोड़ दिया। पहले की सरकारें जितनी भी थी उस उद्योग को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये 400 वर्ष पुराना उद्योग है और निरंतर ये बढ़ता चला गया। मगर 2001 से और 2017 का जो कार्यकाल था वो निरंतर
एक इसको जो है कह लीजिए कि मृत प्राय उद्योग हो गया था ये। और मृत प्राय उद्योग होने के साथ साथ हम लोग तो ये कह रहे थे कि अब इसमें कोई जान ही नहीं बची, अब इसको काम को छोड़ करके दूसरा काम करना चाहिए। मगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार बनी 2017 में, तब उनकी एक महत्वाकांक्षा योजना थी एक जनपद एक उत्पाद। एक जनपद एक उत्पाद में बांदा से सदर उद्योग को लिया गया। जब से उस उद्योग को लिया तब से निरंतर इसकी मांग बढ़ती चली गई। दरअसल बुंदेलखंड इलाके में बहने वाली ये वही केन नदी है जहां की गहराइयों में छिपा शजर पत्थर जो सिर्फ बांदा के आसपास की केन नदी में ही मिलता है। खास बात है यहाँ मिलने वाले शजर पत्थर लाखों साल पुराने जीवाश्मों से बने होते हैं और जब इन्हें तराशा जाता है तो इनके भीतर मौजूद प्राकृतिक आकृतियां उभरती हैं जो इस पत्थर को अनोखा रूप देती हैं। बांदा पन्ना बॉर्डर पर केन नदी की एक विशेष जगह पर शजर पत्थर पाया जाता है। हजारों साधारण पत्थरों के बीच शजर पत्थर को पहचानना बेहद कठिन काम होता है। ये प्राचीन जीवाश्म पत्थर इस क्षेत्र की भूगर्भीय विशेषताओं को दर्शाता है। शजर पत्थर लाखों साल पुराने जीवाश्मों से बना होता है। जब इसे काटा छाटा जाता है तो भीतर मौजूद प्राकृतिक आकृतियां, पत्तियां, शैवाल, फंगस के निशान बेहद सुंदर डिजाइन की तरह उभर आते हैं। पत्थर को विशेष तरीके से तराश कर मुख्यतः इनसे ज्वेलरी और सजावट का सामान तैयार किया जाता है। अंगूठी, हार, कान की बाली जैसे बेशकीमती गहने तैयार होते हैं। शजर पत्थर अपने अनोखे स्वरूप के चलते दुनिया भर में फेमस है। विदेश में इसकी मांग खूब है। कभी बांदा के अधिकांश व्यापारी किसी न किसी तौर पर इस काम से जुड़े होते थे, लेकिन फिर हालात बदले और ज्यादातर व्यापारी इस काम से दूर होते चले गए क्योंकि इस काम में व्यापारियों को लागत के अनुसार फायदा नहीं मिलता था। मुझे याद है कि जब मैंने इस काम को शुरू किया तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, फ्रांस यहाँ से लोग आते थे और माल लेके जाते थे। तो उनका एक कारण था कि जो बीच में बिचौलिया बम्बई से या दिल्ली से जो आते थे, तो चूँकि हम लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते थे, तो वो बम्बई से, दिल्ली से जब जहाँ से भी आते थे तो एक साथ में उनका एक सहयोगी रहता था जो हिंदी जानता था, तो वो बीच में बार्गिंग करते थे। तो बार्गिंग की जो समस्या थी वो धीरे धीरे अब समाप्त हुई माननीय योगी जी के कार्यकाल में। क्योंकि जब वो आते थे बार्गिंग की, उनने कहा 10 रुपए का पीस है, उनने कहा 8 रुपए का लेंगे, तो फिर वो 8 रुपए 5 पैसे का नहीं लेते थे, वो 8 ही रुपए का लेते थे। अब 8 रुपए का माल हमने दे दिया, अब उसमें हमारी लागत ही नहीं निकलती थी, मगर मजबूरी ये थी कि वो माल हमें देना पड़ता था क्योंकि माल कट जाए ताकि हम दूसरा नया माल बना सकें। मगर अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब तो एक प्रदर्शनी में मिली, दूसरी मिल गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, इतनी प्रदर्शनियां लगी हैं कि आप प्रदर्शनियों में माल देते रहें। यानी दुनिया के मार्केट में एक्सपोर्ट होने वाले शजर पत्थर को आज नई उड़ान मिली है। तो देखा आपने केंद्र की योजनाओं और योगी सरकार के प्रयासों से कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा है। एक और विरासत को यूपी संजो रहा है तो वहीं विकास के नए सिरे से गढ़ रहा है। अब वो समय दूर नहीं जब यूपी अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर लेगा और हम यूपी के इसी विकास को आप तक पहुंचाने का एक जरिया बन रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार यूपी के विकास की नई कहानियों के साथ। नमस्कार।